Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing fine. So in the last lecture we had discussed about the introduction, the pathophysiology, the etiology and the symptoms of stroke. Stroke के बारे में लगभग हर एक चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था. Now moving further, इस लेक्चर में we will discuss about the physiotherapy assessment of the stroke. स्ट्रोक के पेशेंट्स में हम क्या फिजियोथेरेपी असेसमेंट करते हैं, क्या हमारा प्रोटोकॉल होता है फॉर द असेसमेंट, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हम किस तरह से असेसमेंट करते हैं, किस तरह से पेशेंट को असेस करते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना रखा है, आप वो जाकर देख सकते हैं. वहाँ पर मैंने हर एक टॉपिक के बारे में, हर एक स्टेप के बारे में डिटेल्ड से डिस्कस किया है. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में कि इस स्ट्रोक में हमारा क्या असेसमेंट प्रोटोकॉल हो सकता है, क्या क्या हमें चेक करना है पेशेंट की बॉडी में. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें बेसिक डेमोग्राफिक डेटा लेना ही है, जैसे कि पेशेंट का नाम, पेशेंट का ऑक्यूपेशन, पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट का एज, पेशेंट का सेक्स, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है. उसके बाद हमें आना है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमें पेशेंट के पोस्चर को ऑब्जर्व करना है. पेशेंट का पोस्चर कैसा है वो देखना है, कोई एक्टिव इंजरी है या नहीं है, कोई कट मार्क है या स्किन पर कोई स्कार वगैरह का फॉर्मेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है वो चेक करना है. देन फिर इडीमा देखना है, इडीमा है या नहीं है, इडीमा पॉजिटिव है या निगेटिव है. देन फिर पेशेंट्स बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पेशेंट्स बिहेवियर जानने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपका जो पेशेंट है वो ड्यूरिंग द होल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ड्यूरिंग द होल ट्रीटमेंट रिजीम आपको कॉपरेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. बिकॉज द पेशेंट्स पार्टिसिपेशन इन ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पेशेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आपके साथ ट्रीटमेंट में, पेशेंट इज़ नॉन कोऑपरेटिव, तो उस कंडीशन में पेशेंट का रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत डिलेड रिकवरी होता है. इसलिए पेशेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉपर रिकवरी. ठीक है, तो पेशेंट्स का बिहेवियर हमें चेक करना है. देन फिर जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. पेशेंट का जनरल कंडीशन क्या है, गुड है, फेयर है, एवरेज है, पुअर है, ये आपको चेक करना है कि ओवरऑल आपको क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अलावा पेशेंट का हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हमारे पेशेंट का हिस्ट्री भी हमें लेना है. हिस्ट्री में हमारा पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, कोई सर्जिकल हिस्ट्री. पास्ट हिस्ट्री अर्थात पास्ट में किसी तरह का कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो या पास्ट में किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो, कोई ड्रग हिस्ट्री हो, कोई अल्कोहल का हिस्ट्री हो, कोई स्मोकिंग हिस्ट्री हो, इन सभी के बारे में चेक करना है. करेंट हिस्ट्री के बारे में चेक करना है कि जो करेंट परेशानी है ये कब से पेशेंट में आ रही है, कब से पेशेंट को ये दिक्कतें आ रही है. ठीक है, और फिर सर्जरी के बारे में जानना है कि क्या कोई सर्जरी हो रखा है पेशेंट का, अगर हुआ तो कब हुआ, किस चीज़ का सर्जरी हुआ, कितने समय पहले हुआ, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी लेना है. हमें हिस्ट्री लेना है पेशेंट का. ठीक है, हिस्ट्री और ऑब्जर्वेशन के बाद हमें आना है एग्जामिनेशन पे. नाउ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप फॉर द असेसमेंट इन द स्ट्रोक पेशेंट और किसी भी पेशेंट के अंदर में. एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आफ्टर एग्जामिनेशन ही आप एक सही फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हो. एग्जामिनेशन में आपको हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे ध्यान देना है. सबसे पहले हमें क्रेनियल नर्व्स, हमारा मोटर फंक्शन, हमारा सेंसरी फंक्शन, पेशेंट का गेट फंक्शन, पेशेंट का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, साइकोलॉजिकल स्टेट, हर एक चीज़ के बारे में हमें ध्यान देना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पेशेंट के क्रेनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन करना है. क्रेनियल नर्व्स में जो भी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं उन सभी के बारे में हमें चेक करना है, उन सभी को एसेस करना है. क्रेनियल नर्व्स असेसमेंट पर मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर लाने वाला हूं जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द असेसमेंट ऑफ ईच एंड एवरी क्रेनियल नर्व वन बाय वन सेपरेटली विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बोथ. दोनों प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी समझेंगे क्रेनियल नर्व के असेसमेंट को, कैसे हम असेस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्रेनियल नर्व का असेसमेंट करना है. देन सेंसरी एग्जामिनेशन. सेंसरी एग्जामिनेशन के अंदर में हमें तीनों सुपरफिशियल, डीप और कॉर्टिकल, इन तीनों सेंसेशन के बारे में हमें चेक करना है. सुपरफिशियल यानी कि जो हमारा टच का सेंसेशन है वो फाइन टच या क्रूड टच पेशेंट डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या बेसिक जो हमारा टच है, टच पेशेंट फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. टच के बाद हमारा प्रेशर आ गया, वाइब्रेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें असेस करना है कि पेशेंट ये सब चीज़ फील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. देन जो हमारा कॉर्टिकल या फिर डीप कॉर्टिकल रिफ्लेक्स जिसे बोलते हैं, इसके बारे में मैंने उस असेसमेंट न्यूरो असेसमेंट वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है. पर फिर भी डीप कॉर्टिकल रिफ्लेक्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हमारा 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एक आता है, स्टीरियोग्नोसिस आता है, कैनेस्थेटिक सेंस आता है. इन सभी के बारे में हमें चेक करना है. इन सभी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने न्यूरो असेसमेंट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट वाले लेक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं.
ठीक है। तो आफ्टर द सेंसरी असेसमेंट हमें आना है मोटर एग्जामिनेशन पर। यहाँ पर मोटर एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द स्ट्रोक पेशेंट सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब्ड चीज़ होता है वो हमारा पेशेंट का मोटर फंक्शन ही डिस्टर्ब्ड होता है। ठीक है, तो मोटर असेसमेंट बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से करना है, ताकि आपको हर एक चीज़ पता चल पाए पेशेंट के मोटर स्टेटस के बारे में। अब देखिए, जो हमारे स्ट्रोक का पेशेंट है, स्ट्रोक के पेशेंट्स में इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रोक हमें हाइपोटोनिसिटी दिखता है, यानी कि मसल टोन रिड्यूस हो जाता है, मसल टोन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्ट्रोक के जस्ट इमीडिएटली बाद हमें पेशेंट के अंदर में हाइपोटोनिसिटी दिखता है, पर यह हाइपोटोनिसिटी परमानेंट नहीं होता है। इन 90% केसेस ये जो हाइपोटोनिसिटी होता है ये हाइपरटोनिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो मसल टोन डिक्रीज हुआ था इन 90% केसेस ये ऑटोमेटिक हाइपरटोन हो जाता है, यानी कि मसल टोन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाइपरटोनिसिटी हो जाता है। इस कन्वर्जन को, द कन्वर्जन ऑफ हाइपोटोनिसिटी मसल इनटू हाइपरटोनिसिटी मसल, इसे हम ऑब्लिगेटरी सिनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? ऑब्लिगेटरी सिनर्जी। ठीक है, तो टोन में क्या हमने देखा कि जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक के जस्ट इमीडिएटली बाद हाइपोटोनिसिटी इमर्ज करता है पेशेंट के अंदर, और वो हाइपोटोनिसिटी लगभग 90% पेशेंट्स में ऑटोमेटिक हाइपोटोनिसिटी हाइपरटोनिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस, दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड द ऑब्लिगेटरी सिनर्जी। ठीक है, उसके बाद पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट में हमें क्या दिखता है? तो सबसे पहला टाइटली फिस्टेड हैंड, हमारे पेशेंट का जो हैंड, हमारे पेशेंट का जो मुट्ठी होगा वो बहुत जोर से पेशेंट अपना मुट्ठी को बंद करके रखेगा। देन फिर एल्बो फ्लेक्स्ड अगेंस्ट द चेस्ट, एल्बो जो पेशेंट का होगा वो फ्लेक्स्ड होगा, और जो पेशेंट हमारा है वो फ्लेक्स्ड एल्बो को चेस्ट वॉल पे सपोर्ट करके रखेगा, वो चेस्ट वॉल पे सटा कर रखेगा। उसके बाद पेशेंट का जो नी है वो एक्सटेंडेड रहेगा, नी एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगा, वो फ्लेक्स नहीं कर पाएगा पेशेंट। और जो पेशेंट का फुट है वो हमेशा प्लांटर फ्लेक्शन में रहेगा। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि आपको एक टिपिकल स्ट्रोक के पेशेंट में विजुअल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। इस स्केल के जरिए हम पेशेंट के मसल टोन को एसेस कर सकते हैं। मसल टोन को एसेस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्केल है ये, जिसे हम मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल कहते हैं। इसमें 6 ग्रेड्स हैं। सबसे पहला है ग्रेड 0, यहाँ पे देर इज नो इंक्रीज इन द मसल टोन। ठीक है, देन फिर हमारा आता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या होता है? स्लाइट इंक्रीज इन मसल टोन, मसल टोन स्लाइट इंक्रीज करता है, और जो इंड रेंज ऑफ मोशन है वहाँ पर मिनिमल रेसिस्टेंस फील होता है। ठीक है, जो पेशेंट का इंड रेंज ऑफ मोशन है वहाँ पर इंड रेंज ऑफ मोशन फील होगा और स्लाइट मसल टोन इंक्रीज करेगा। ठीक है, देन फिर अगला आता है हमारा ग्रेड 1+। ग्रेड 1+ में भी स्लाइट इंक्रीज इन मसल टोन होगा, पर यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जो मिनिमल रेसिस्टेंस ग्रेड 1 में हमें एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन में दिख रहा था, यहाँ पर थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन वो मिनिमल रेसिस्टेंस हमें फील होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है ग्रेड 1 और ग्रेड 1+ में। नाउ द फोर्थ वन इज ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या होगा? जो मसल टोन है वो और इंक्रीज हो जाएगा थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, पर अफेक्टेड पार्ट मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि अफेक्टेड पार्ट मूव नहीं करेगा, अफेक्टेड पार्ट विल मूव, बट देयर विल बी इंक्रीज इन मसल टोन थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेड 3। ग्रेड 3 में जो मसल टोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कंसिडरेबली। जो हमारा ग्रेड 1, ग्रेड 1+, ग्रेड 2 है, इससे काफ़ी ज़्यादा मसल टोन इंक्रीज हो जाएगा, हाइपोटोनिसिटी में चला जाएगा, और जो पेशेंट है, पेशेंट एक्टिवली मूवमेंट नहीं कर पाएगा और पैसिव मूवमेंट कराना पड़ेगा पेशेंट को, उसमें भी बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हमें फील होगा। नाउ द लास्ट वन इज ग्रेड 4। ग्रेड 4, इस कंडीशन में पेशेंट का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, जो मसल है वो मसल कंप्लीटली बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिसिटी में चला जाएगा, उसके टोन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, और उसके कारण जो मसल्स हैं वो कंप्लीटली रिजिड हो जाएंगे। रिजिड होने के कारण जो भी मूवमेंट है, फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, या कुछ भी मूवमेंट हो, वो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अगला रिफ्लेक्सेस। ना रिफ्लेक्स भी हमारा इफेक्ट होता है स्ट्रोक के पेशेंट्स में, और ये जो रिफ्लेक्स है ये वैरी करता रहता है एज पर द स्टेज ऑफ द रिकवरी। जैसे जैसे पेशेंट रिकवर कर रहा है, जैसे जैसे स्ट्रोक का स्टेज बढ़ रहा है, तो रिफ्लेक्स का भी कंडीशन, रिफ्लेक्स भी हमारा चेंज होता रहेगा। पर इन जनरल अगर हमारा मसल फ्लासिड है, फ्लासिडिटी के केस में हाइपो रिफ्लेक्सिया दिखता है, यानी कि रिफ्लेक्स कम दिखेगा, और स्पास्टिसिटी के केस में हाइपर रिफ्लेक्सिया, यानी कि पेशेंट हाइपर रिफ्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट हो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स शो करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द वॉलेंट्री मूवमेंट।
अब अगर स्ट्रोक का पेशेंट है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट के अंदर में कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट नहीं होगा इन द अफेक्टेड साइड। अगर हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड है, दैट मीन्स द जो पेशेंट है उसमें लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी अफेक्टेड, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे मेंशन किया है कि वॉलंटरी मूवमेंट इज डिस्टर्ब कंप्लीटली इन द अफेक्टेड साइड। जो भी अफेक्टेड साइड है उस साइड में जो वॉलंटरी मूवमेंट है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब होता है। और इस स्ट्रोक के पेशेंट में हमें दो तरह का एबनॉर्मल सिनर्जी पैटर्न्स दिखता है, इच अपर लिम्ब में भी और लोअर लिम्ब में भी। एक फ्लेक्शन सिनर्जी और दूसरा एक्सटेंशन सिनर्जी। अब सिनर्जी क्या होता है, मतलब कि देखिए सिनर्जी पैटर्न्स को आप ऐसा कर सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे ज्वाइंट्स का, एक साथ ग्रुप ऑफ ज्वाइंट्स का जो मूवमेंट होता है एबनॉर्मल तरीके से यहाँ पर हमें दिखता है वो। ठीक है, अब फ्लेक्शन सिनर्जी या और फिर एक्सटेंशन सिनर्जी, इसमें बहुत सारे मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके कारण ये सिनर्जी पैटर्न्स हमें दिखता है। पर कुछ मसल्स ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों सिनर्जी में पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं, या तो वो नहीं होंगे या फिर होंगे भी तो उनका फंक्शन, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी कम होगा। जैसे कोई भी अगर हम मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने शोल्डर का एबडक्शन किया तो डेल्टॉइड इज द मेजर मसल जो कि हमारा एबडक्शन करा रहा है, पर इसके अलावा कुछ और एसेसरी मसल्स भी हैं जो कि माइनर रोल प्ले कर रहे हैं शोल्डर के एबडक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो डेल्टॉइड हमारा इजीली और फास्टर, बहुत जल्दी से वो हमारा एक्टिव हो जाएगा, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, बिकॉज वो सिनर्जी के पार्ट में है। पर कुछ ऐसे मसल्स जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं शोल्डर एबडक्शन में, लेकिन उनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, उन मसल्स में रिकवरी थोड़ा लेट होता है, थोड़ा डिले होता है और डिफिकल्ट भी होता है। ठीक है, अब कौन कौन से मसल्स हैं जो कि सिनर्जी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो हमारे ये 5 मसल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा लैटिसिमस टॉर्साई, देन टेरेस मेजर, सीरेटस एंटीरियर, फिंगर के एक्सटेंसर्स और एंकल के इवर्टर्स। ये सारे जो मसल्स हैं, ये 5 मसल जो हैं, ये 5 मसल ग्रुप जो हैं, ये सिनर्जी में पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं, एंड दैट्स वाई इनका जो रिकवरी है वो काफ़ी डिलेड होता है या फिर काफ़ी मुश्किल होता है इनका रिकवरी करना। अब फ्लेक्शन सिनर्जी पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये जो फ्लेक्शन सिनर्जी पैटर्न है ये अपर लिम्ब का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, ये अपर लिम्ब के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अपर लिम्ब में फ्लेक्सर सिनर्जी पैटर्न क्या होता है, जैसे हमारा स्कैपुला का रिट्रैक्शन होगा, शोल्डर एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगा, एल्बो फ्लेक्शन में जाएगा, फोर आर्म सुपिनेशन में जाएगा, रिस्ट एंड फिंगर्स फ्लेक्शन में जाएंगे। तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये सभी एक साथ ही हो रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फ्लेक्शन सिनर्जी पैटर्न इन द अपर लिम्ब। अब लोअर लिम्ब के बारे में बात करें तो यहाँ पर हिप फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, हिप का फ्लेक्शन, हिप का एबडक्शन और हिप का एक्सटर्नल रोटेशन, साथ में नी का फ्लेक्शन, एंकल का डॉर्सी फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन, ये सब यहाँ पर हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी का फ्लेक्शन सिनर्जी पैटर्न है। अब इसके उल्टे क्या होगा, हमारा एक्सटेंशन सिनर्जी पैटर्न। सो फॉर अपर लिम्ब इट इज जस्ट स्कैपुलर रिट्रैक्शन, शोल्डर एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, एल्बो एक्सटेंशन एंड फोरआर्म प्रोनेशन, ये सब एक्सटेंशन के synergy patterns हैं for the upper extremity. Now for the extension synergy pattern in the lower limb, it is just hip extension, adduction and internal rotation, साथ में knee extension, ankle plantar flexion and eversion. ठीक है, हमने लोअर एक्सट्रीमिटी का फ्लेक्शन सिनर्जी में देखा था कि जो हमारा एंकल था वो डॉर्सी फ्लेक्शन में जा रहा था। ठीक है, पर यहाँ पे एक्सटेंशन सिनर्जी ऑफ लोअर लिम्ब में हमारा जो एंकल है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है और एंकल हमारा फ्लेक्शन सिनर्जी में इनवर्जन जा रहा था, पर यहाँ पे एक्सटेंशन सिनर्जी में ये ईवर्जन जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो ये कुछ एबनॉर्मल सिनर्जी पैटर्न्स हैं जो कि हमें दिखते हैं स्ट्रोक के पेशेंट्स में। नाउ इसके अलावा हमें एमएमटी चेक करना है, मैनुअल मसल टेस्टिंग, कि हमारे पेशेंट के मसल का ग्रेड क्या है। ठीक है, उसी ग्रेड के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी डिसाइड होगा, उसी ग्रेड के अकॉर्डिंग हम ये पता कर पाएंगे कि हमारे मसल का पावर कितना है, हमारे पेशेंट के मसल में पावर क्या है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम फिर ये पता कर पाएंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अप्लाई करना है। अगर इलेक्ट्रोमोडेलिटीज़ के बारे में बात करें तो हम जैसे मसल स्टिमुलेटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके लिए भी ये जानना जरूरी है कि पेशेंट का पावर क्या है, तभी हम मसल स्टिमुलेटर या फिर कुछ भी अपना मैनुअल एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन भी चेक करना है हमें हमारे पेशेंट का, कोऑर्डिनेशन कैसा है पेशेंट का, ठीक ठाक है या नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज बैलेंस को हम चेक करते हैं बर्ज बैलेंस टेस्ट से। ठीक है, बर्ज बैलेंस टेस्ट,
ठीक है। इस बर्ज बैलेंस टेस्ट से हम चेक करते हैं बैलेंस को, बैलेंस का असेसमेंट होता है बर्ज बैलेंस टेस्ट। इस बर्ज बैलेंस टेस्ट के बारे में मैंने पार्किंसन की असेसमेंट वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कशन किया है बर्ज बैलेंस टेस्ट के बारे में। ठीक है, इस बर्ज बैलेंस टेस्ट में हम पेशेंट का पोजीशन अल्टर करते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में पेशेंट को हम ट्रांसफर करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, वेट शिफ्टिंग करने के लिए बोलेंगे, और उसमें देखेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो किस तरह से अपने बैलेंस को मेंटेन कर पा रहा है, अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पोजीशन जैसे स्टैंडिंग टू सिटिंग, सिटिंग टू स्टैंडिंग, प्रोन टू सुपाइन, सुपाइन टू प्रोन, साइड लाइन टू प्रोन, देन फिर हमारा प्रोन टू साइड लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस में हम ये चेक करते हैं कि हमारा पेशेंट अपने बॉडी को किस तरह से बैलेंस कर पा रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से हम बर्ज बैलेंस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और फिर हम ये एसेस करते हैं कि हमारा जो पेशेंट है उसका बैलेंस क्या है, कितना बैलेंस है। ठीक है, देन फिर गेट एनालिसिस। गेट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे आई थिंक, पर फिर भी अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो हमारे स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उन स्ट्रोक के पेशेंट्स में हमें सरकमडक्टरी गेट देखने को मिलता है, या फिर उसे हम हेमिप्लेजिक गेट भी कह सकते हैं। ठीक है, जनरली हमें ये सरकमडक्टरी गेट दिखता है। इसमें होता क्या है कि जो अफेक्टेड साइड है, उस अफेक्टेड साइड का जो लेग है वो उसमें नी फ्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो हमारा कंडीशन पेशेंट का कैसा होता है, पेशेंट का एल्बो फ्लेक्स रहता है और वो चेस्ट के पास रहता है, नी एक्सटेंशन में रहता है। पेशेंट का जो हमारा एंकल है वो एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में रहता है, तो इसी पोजीशन में पेशेंट का पैर फिक्स हो जाता है। तो जब भी पेशेंट मूवमेंट करेगा, जब भी गेट साइकिल परफॉर्म करेगा, तो उसका नी का फ्लेक्शन, एंकल का डॉर्सी फ्लेक्शन, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो पेशेंट करता है क्या है कि जो पेशेंट का हिप जॉइंट है वो हिप जॉइंट को सरकमडक्ट करके पेशेंट आगे बढ़ाता है और वो सरकमडक्शन सा प्रतीत होता है। इसलिए हम इस गेट को, इस पैथोलॉजिकल गेट को सरकमडक्टरी गेट कहते हैं, जो कि हमें स्ट्रोक के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, खैर गेट के बारे में हम किसी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे, पैथोलॉजिकल गेट के बारे में। वो भी लेक्चर लाइंड अप है, आप में से किसी ने उसके बारे में भी कमेंट किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। पर यहाँ पर जो हमारा स्ट्रोक का पेशेंट्स होगा इसमें हमें सरकमडक्टरी गेट मिलेगा। और साथ साथ गेट एनालिसिस में हमें और क्या क्या चेक करना है, तो इसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि जो गेट पैरामीटर्स हैं वो क्या है, स्टेप लेंथ क्या है, स्ट्राइड लेंथ क्या है, कैडेंस क्या है, स्ट्राइड ड्यूरेशन क्या है, स्टेप ड्यूरेशन क्या है, डबल लिम्ब सपोर्ट और सिंगल लिम्ब सपोर्ट पेशेंट का परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ द गेट। साथ में इसके अलावा जो भी फेजेस हैं गेट के, स्विंग फेज और स्टांस फेज के, उन सभी फेजेस को, उन सभी इवेंट्स को जो हमारा पेशेंट है वो परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम अपने पेशेंट्स में कुछ डिफॉर्मिटी भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी हमें हमारे स्ट्रोक के पेशेंट्स में देखने को मिलता है वो शोल्डर का सबलक्सेशन देखने को मिलता है, शोल्डर ज्वाइंट का। वो क्यों होगा, तो जो भी अफेक्टेड साइड होगा उस अफेक्टेड साइड में जो मसल्स होंगे वो कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, और नॉन फंक्शनल होने के कारण ड्यू टू ग्रेविटी मसल पुल होगा अर्थ के टुवर्ड्स। ठीक है, तो उस कारण से ड्यू टू द मसल पुल, अब आप सभी जानते हैं कि शोल्डर जॉइंट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बट इट इज द मोस्ट अनस्टेबल जॉइंट ऑफ आवर बॉडी, बहुत अनस्टेबल जॉइंट है वो। ठीक है, तो अनस्टेबल जॉइंट होने के कारण ऐसा चांस रहता है कि हेमीप्लेजिया या फिर स्ट्रोक के पेशेंट्स के अंदर में ड्यू टू द मसल पुल ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट, जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस है, वो स्लाइट डिसलोकेट हो जाए हमारे ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला से। तो इसलिए इस बात का हमें खास ख्याल रखना है, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से चेक करना है कि क्या सबलेक्सेशन है या नहीं है पेशेंट के अफेक्टेड साइड ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिस्कशन ऑन द फिजियोथेरेपी असेसमेंट ऑफ द स्ट्रोक पेशेंट। नाउ in the next lecture we will discuss about the physiotherapy management of the stroke patients with practical aspect too. ठीक है, so tuned in for the next lecture. Till then be happy and keep learning. अगर आपको notes चाहिए तो simply DM me on Instagram, I will provide you the same. Okay, so ठीक है, फिर मिलते हैं अगले lecture में, बाय बाय।